प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ऑल पार्टी मीटिंग में भी ये कहा कि अब जम्मू कश्मीर में नई राजनीति की शुरुआत जो है वो युवा लीडर से होगी, यानी कि नए लीडर्स उभर के आएंगे। ऐसा लग रहा था कि इशारा डीडीसीज की ओर है। वहीं जम्मू कश्मीर में अब डीडीसी का इंस्टीट्यूट आए भी कुछ समय हो चुका है, लेकिन उससे पहले जो इंस्टीट्यूट बनाया गया था वो था बीडीसीज का। क्या बीडीसीज इस समय इतने एम्पावर्ड हैं कि जो उनका विजन था अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर, उस विजन को वो पूरा कर पा रहे हैं? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं राजौरी से बीडीसी चेयरमैन जावेद चौधरी। जावेद साहब, वेलकम टू स्ट्रेट लाइन। थैंक यू। जावेद साहब, सबसे पहले यही कि आप बीडीसी चेयरमैन हैं, क्या आप एम्पावर्ड फील कर रहे हैं कि जो आप सोच कर आए थे कि मैं बीडीसी चेयरमैन बनने के बाद ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, क्या वो सारी चीज़ें आप कर पा रहे हैं? बिल्कुल, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्पावर किया है। बहुत अच्छे प्रोविज़न है ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए, और जो हम सोच के आए थे वैसा ही हो रहा है। आज जो पावर है वो डायरेक्ट पब्लिक के हाथ में है। पहले एक लेजिस्लेचर के हाथ में होती थी, वो अपने 4 खड़पेंच अपॉइंट कर लेता था, उनके कहने पे काम होता था। लेकिन अब जो प्लानिंग है वो डायरेक्ट पब्लिक के पास है। पब्लिक प्लान बनाती है, ग्राम सभा में प्लान अप्रूव होता है, फिर वहाँ से ग्राम सभा से अप्रूव होकर बीडीसी में आता है, और बीडीसी से अप्रूव होकर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, और ग्रास रूट डेमोक्रेसी डे बाई डे स्ट्रेंथन हो रही है। लेकिन इसको थोड़ा और अभी वक्त लगेगा समझने में और इम्प्लीमेंट करने में। आप मुझे बताएं कि बीडीसी चेयरमैन बनने के बाद क्या कुछ ऐसा है जो आप अपने इलाके में अभी तक कर चुके हैं, और आगे आपके प्लान में क्या क्या है? उसमें यह है कि जो सारी प्लानिंग है वो बीडीसीज और डीडीसीज के पास आ गई है। जैसे अभी जल जीवन मिशन लॉन्च हुआ है, उसमें हमारी 111 पंचायतें सिलेक्ट हुई हैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी की, और वो प्लान जो है बीडीसीज और डीडीसी से अप्रूव करवा के भेजा गया है। सिमिलरली जो रोड नेटवर्क का है वो भी बीडीसी और डीडीसी से प्लान वेट करके आया है, और उसके अलावा जो भी फंड आ रहा है वो इन्हीं के थ्रू यूटिलाइज हो रहा है, और प्लानिंग प्रोसेस में पूरे तरीके से इन्वॉल्व है। आप कह रहे हैं कि आप एज अ बीडीसी चेयरमैन एम्पावर्ड फील कर रहे हैं, फिर आपको क्या ज़रूरत पड़ी डीडीसी के इलेक्शंस में उतरने की, अगर बीडीसी चेयरमैन के पास ही इतनी ताकतें थी कि वो अपने इलाके का ठीक से ख्याल रख सकता है? क्योंकि वो 3rd टियर था, उसमें पार्टिसिपेट करना भी ज़रूरी था। वो बॉडी ज़्यादा एम्पावर्ड है। हमें लगता है कि वो जो डिस्ट्रिक्ट में भी हमारी आवाज़ जो है सुनी जानी चाहिए हमारी पब्लिक की, तो इसलिए हमने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इस समय आपको जिस तरीके से डीडीसी का इंस्टीट्यूशन जम्मू कश्मीर में फंक्शन कर रहा है, जहां एक तरफ उधमपुर में एक डीडीसी की ही मेंबर को जो है पुलिसकर्मी रोक कर रखते हैं, जब तक वो फ़ोन नहीं घुमाती, जब तक वो कोशिश नहीं करती कि उन्हें वहां से जाने दिया जाए, उन्हें उनके अपने इलाके में नहीं जाने दिया जाता। वहीं अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से डीडीसी का ये कहना है कि हमारी तो अफसर सुन ही नहीं रहे, क्या आपको लग रहा है कि डीडीसी एम्पावर्ड हैं? और ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि आपकी धर्मपत्नी भी जो है वो डीडीसी की मेंबर है। उसमें यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने अगर पावर दी है तो ये इंडिविजुअल लेवल पे भी डिपेंड करता है कि उसको पावर को इस्तेमाल किया जाए। अपने हकूक़ का पता होना चाहिए, अपने प्रोटोकॉल का उसका पता होना चाहिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, ये एक नया सिस्टम है, इसको स्ट्रेंथन होने में टाइम लगेगा। ब्यूरोक्रेसी भी जो है इतनी स्पेस इतनी ईजिली जो है वो अवेलेबल इनको नहीं करेगी। इसके लिए सबको मिलके जो है बीडीसी डीडीसी को फाइट करना पड़ेगा और इस चीज़ को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। लेकिन क्या अफसर सुनते हैं आपकी? अफसर हाँ मेरी तो सुनते हैं, मुझे तो आज तक कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन मेरे कुछ साथी जो हैं वो कंप्लेंट करते रहते हैं कि उनको काफ़ी सारी परेशानीज आ रही हैं, क्योंकि अब ये नया सिस्टम है, इसको स्ट्रेंथन होने में थोड़ा वक्त तो ज़रूर लगेगा। ऐसा भी माना जा रहा है कि इस समय अफसर उन्हीं की सुनते हैं जिनके कहीं ना कहीं कोई तार बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। क्या ऐसा कुछ है? क्योंकि आपको लेकर भी कई तस्वीरें वायरल हुई और बातें भी की जा रही थी कि बीजेपी स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है, बीजेपी से कहीं ना कहीं जो है तार जुड़े हुए हैं। तो क्या कहीं दाएं या बाएं से कोई कनेक्शन है बीजेपी के साथ? देखो, ये इल्ज़ामात लगते रहते हैं। जैसे फ़ारूक अब्दुल्ला साहब अभी दिल्ली गए हैं, उन पर भी इल्ज़ाम लग रहे हैं कि ये बीजेपी के हैं। महबूबा मुफ्ती साहिबा की पहले गवर्नमेंट बीजेपी के साथ रही है, बीजेपी एक यूनियन गवर्नमेंट उनकी है, तो ये इल्ज़ामात तो लगते रहते हैं। बट ऐसा कुछ हमें वहाँ पे कोई फीलिंग राजौरी में ऐसी नहीं है कि यहाँ बीजेपी की सुनवाई होती है या किसी दूसरे की सुनवाई नहीं होती है, ऐसा नहीं है। जो लोग काम नहीं कर पाते हैं तो वो दूसरे पे इल्ज़ाम थोप के तो अपने आप को बताते हैं कि नहीं जी ये वहाँ उसकी सुनवाई है, उसकी है। जब कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको पावर दी है तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए। इल्ज़ामों की बात आई तो ये भी एक इल्ज़ाम लग रहा है कि आप कंट्रोवर्सी से बड़ा बचते हैं, तो कहीं पे भी कोई कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है तो आप वहाँ से जो है कन्नी काट लेते हैं। अभी रिसेंटली राजौरी में एक मामला बना, यहाँ पे कि डीडीसी चेयरमैन जो है, पति पत्नी का झगड़ा था जो कि सोशल मीडिया पे आ गया, मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, उसको लेकर भी आपने कोई बयान नहीं दिया, ना आपने पति की साइड ली ना आपने पत्नी की साइड ली। तो क्या ये कंट्रोवर्सी से बचने के लिए था या कोई और कारण था? देखिए, उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन साहब ने बड़ी इमैच्योरिटी से उसमें पार्टिसिपेट किया है। वो एक घर की लड़ाई थी, उसमें
उनको इंडिविजुअल लेवल पे बैठ के उसको सॉल्व करना चाहिए था। वो हमारी डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की बात नहीं थी, वो सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे एक पार्टी की बात थी। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए तो उनके साथ एनसी के जो एक दो बंदे बैठे हुए थे, कोई उनके साथ डीडीसी काउंसलर नहीं था, कोई बीडीसी नहीं था। अगर वो गए थे, उन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठाया था, डिप्टी कमिश्नर साहब को धमकी दी थी, तो अपने बोर्ड को कॉन्फिडेंस में लेके करना चाहिए था। उससे उनकी पोजीशन बहुत ही वीक हुई है। फिर उनको 2-4 दिन के बाद जाके डिप्टी कमिश्नर से माफ़ी भी मांगनी पड़ी। तो अगर वो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की बात होती, कौंसिल से मशवरा करके वो गए होते, तो हम भी स्टैंड रखते, हम उनके साथ खड़े होते। तो उसमें उनकी गलती थी, उनको ऐसा नहीं था करना चाहिए। एक पर्सनल मैटर को लेके उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया और फिर वो बैक ट्रैक हो गई। तो बैक ट्रैक होने से उनकी पोजीशन काफ़ी वीक हो चुकी है। अब लोग क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं कि पहले उन्होंने धमकी दी थी कि 2 दिन में डीसी को उठाओ, नहीं तो मैं धरने पे बैठाऊंगा। फिर वो धरने पे क्यों नहीं बैठे? क्योंकि उनके साथ मास स्पेस नहीं है, पब्लिक नहीं है। वो बाय डिफ़ॉल्ट 2-4 लोगों ने मेरे खिलाफ एक अलायंस बनाया था, जिसकी वजह से वो इलेक्शन जीत गए। तो उन्होंने बड़ी कोशिश की कि धरने पे कोई बैठे, लेकिन कोई वो सपोर्ट जुटा नहीं पाए। किसी बीडीसी डीडीसी ने उनकी कोई सपोर्ट नहीं की। तो इसलिए मेरा बोलना वहाँ पे उस पर ज़रूरी नहीं था, क्योंकि वो इंडिविजुअल मैटर था उनका। इस समय बीडीसी जो इंस्टीट्यूशन है और डीडीसी का जो इंस्टीट्यूशन है, क्या उसमें किसी हद तक कोऑपरेशन देखने को मिल रहा है, या फिर वही है कि हम अपने लेवल पर काम करें, आप अपने लेवल पर काम करें? बिल्कुल, हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन साहब की कोई कोऑर्डिनेशन किसी बीडीसी डीडीसी के साथ नहीं है। 2-3-4 लोग ही वो उनको वो साथ लेके चलते हैं। तो हम इंडिविजुअल लेवल पे ही काम कर रहे हैं अभी कोई जो कोऑपरेशन, कोई कोई कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन नो नहीं है? नो नेवर। वो अगर हमारे एरिया में आते हैं, कभी कॉल करके भी नहीं आते हैं कि मैं आपके ब्लॉक में आ रहा हूँ। तो वो अपने ही उस शो में लगे रहते हैं, अपनी वो सेल्फ पब्लिसिटी और अपनी वो पार्टी के और अपनी वो एक छोटा सा दायरा रखा हुआ अपने डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी का। आज तक वो अपने जो बाकी ब्लॉक्स हैं, जैसे मंजा कोट है, थन्ना मंडी है, काला कोट है, सुंदरबनी है, नौशहरा है, उनको पूरा डिस्ट्रिक्ट देखना चाहिए। एक डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का जो गवर्नमेंट ने एक उसको पावर दी है 4 एमएलएज के ऊपर है, और उसके बाद जो प्रोटोकॉल है वो एमपी से भी ऊपर है। तो उनको वैसे बिहेव करना चाहिए, पूरे डिस्ट्रिक्ट को देखना चाहिए। सिर्फ 2 या 4 पंचायतें जहाँ उनको मैसिव वोटिंग हुई है, वो वहाँ भी नहीं गए। अभी मेरी विज़िट के बाद वो गए, उन्होंने चक्कर लगाया है। तो मेरा यही है कि इस इंस्टीट्यूशन को सबको मिलकर स्ट्रेंथन करना चाहिए। मैंने उनको खुद भी रिक्वेस्ट की थी कि आप इसको स्ट्रेंथन कीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन उनका पता नहीं क्या दिक्कत है, उनको पूरी डिस्ट्रिक्ट को देखना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो इंस्टीट्यूशन है इसको एम्पावरमेंट होनी चाहिए, स्ट्रेंथन होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो ज़्यादा महत्व ले रहे हैं एज फार एज पीपल्स इंटरेस्ट इज कंसर्न? बिल्कुल, वो इंडिविजुअल लेवल पे आप उनका देख लें, पिछले जो जितने भी उन्होंने टूर किए हैं या कुछ कहीं गए भी हैं बाहर, तो वो अपने डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-4 जगह गए होंगे। बाहर वो कहीं नहीं जाते हैं और किसी मुद्दे पे बात नहीं करते हैं, लोगों का हाल जानने कभी नहीं गए हैं। उनको जाना चाहिए, काम करना चाहिए, सबको साथ लेके जाना चाहिए, इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए। तो तभी जाके ये जो बॉडी है स्ट्रेंथन होगी। ये नई चीज़ है, इसको वक्त लगेगा, बट उन पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको हर ब्लॉक में, हर एरिया में जाना चाहिए और लोगों के काम काज करने चाहिए और सुनने चाहिए। जिस इलाके में आप इस समय काम कर रहे हैं वो वही इलाका है जिस इलाके से आप ही के मामा जी जो हैं वो 2 बारी एमएलए रह चुके हैं। तो क्या ये पॉलिटिकल दुश्मनी जो है, पॉलिटिकल राइवलरी जो है, ये कहीं ना कहीं जो रियल लाइफ रिश्ते हैं उसमें भी खटास पैदा कर रही है कि रियल लाइफ रिश्ते जो हैं वो मैनेज हो रहे हैं, पॉलिटिकल राइवलरी केवल ये है कि हम अपना काम करेंगे तो आप अपना काम करते चलें? बस ऐसा ही है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। लेकिन रियल लाइफ रिश्तों में कोई असर पड़ा हो, कोई तनाव आया हो? नहीं, तनाव तो आता है, जाहिर सी बात है। मेरी तरफ से नहीं है, बट उनकी तरफ से है, क्योंकि मैं उनके खिलाफ नहीं खड़ा हुआ था, वो मेरे खिलाफ खड़े हुए थे। मैंने उनको कहा था आप एमएलए का फॉर्म भर के भेज देना, जिता के भेजेंगे आपको। मुझे अब जो पीडी-डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ से कंटेस्ट करने दो, ये पंचायतें आप मुझ पे छोड़ दो, ये सोशल वर्क है, मुझे करने दो। तो उन्होंने वो बात नहीं मानी, वो हमारे खिलाफ खड़े हुए थे। तो उन्हीं की तरफ से डेडलॉक है, मेरी तरफ से कोई नहीं है। एमएलए और डीडीसीज की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि अब जो युवा नेता हैं, जो नई लीडरशिप है वो उभर के आनी चाहिए जम्मू कश्मीर में, तो इस इशारा यही लग रहा था कि अब डीडीसीज जो हैं वही नेक्स्ट जनरेशन के जो लीडर्स जो हैं वो बनेंगे। तो इसी पर आपसे समझना चाहूँगी कि क्या इस टाइम पर जब डीडीसी ही एक नया इंस्टीट्यूशन है, अगर जल्द ही इलेक्शन होते हैं जिसकी ओर इशारा किया जा रहा है कि डिलिमिटेशन होगी और जल्द ही इलेक्शंस होंगे, क्या पॉसिबल है कि डीडीसीज में से वो लीडरशिप उभर के आए जो आने वाली आगे जो हैं वो एमएलएज बन सकें, या फिर अभी जो है वही होगा कि जो पहले से एमएलएज बनते आ रहे थे वही दोबारा एमएलएज की इलेक्शन लड़ेंगे तो डीडीसीज को मौका फिर नहीं मिलेगा? इसमें डीडीसीज को मौका मिलेगा, क्योंकि ये जो नई बॉडी बनी है, नए लोग, नए चेहरे उभर के आए हैं, इससे सियासत में एक कंपटीशन पैदा हुआ है। पहले वोटर को इतना पूछा नहीं था जाता, अब हमने जो
हक, इंसाफ और इज़्ज़त का नारा दिया था। उसकी वजह से पहले जो पुराने लीडर हैं वो अपने पॉलिटिकल वर्कर को एड लिखते थे, आई मेट माई एड, आई विजिटेड विद माई एड। आज वो भी मजबूर हो गए हैं, वो भी कुलीग लिखने पे मजबूर हो गए हैं, वो भी दोस्त लिखने पे मजबूर हो गए हैं। एक सी चेंज, काफ़ी बहुत बड़ी तब्दीली आई है सियासत में कि अब आम आदमी को भी पूछा जाने लगा है। एक कंपटीशन सियासत में पैदा हुआ है और मुझे उम्मीद है जो नए बीडीसी डीडीसी हैं इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में भी चुन के आएंगे। लेकिन आपको लगता है कि इस समय ये तैयार हैं या फिर ये सोच है कि 1-2 साल कम से कम एज ए डीडीसी वर्क कर लें, वो अपनी जगह कॉन्स्टिट्यूंसी में बना लें, वो काम अपने लोगों का कर ले ताकि एक रिपोर्ट कार्ड दिखाने के लिए हो कि हमने एज डीडीसी ये सब कुछ किया था, अगर हम आपके एमएलए चुन के आते हैं तो हम ये करेंगे? या फिर वही है कि अगर 2-3 महीने में या फिर आने वाले, जैसे माना जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर के टाइम पर ही इलेक्शंस हो जाती हैं, क्या आपको लगता है कि एक डिसएडवांटेज उन लोगों के पास होगी जो एज ए डीडीसी फंक्शन कर रहे हैं? क्योंकि अभी ऑलमोस्ट डीडीसीज बने हुए भी काफ़ी महीने गुजर चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से फंक्शनिंग होनी चाहिए थी कई जगहों पर तो उन्हें ऑफिसेज अभी तक नहीं मिले हैं, तो काम करना तो दूर की बात। डिसएडवांटेज तो है, बट पब्लिक का बहुत समझदार है। पब्लिक समझती है कि जो नए बीडीसी डीडीसी हैं उन्होंने जो भी प्लानिंग की है वो पब्लिक को पूछ के की है। ठेकेदारी निज़ाम को ख़त्म किया है, आम लोगों में, जनता में जाके बैठ के ग्राम सभा से प्लान होके अप्रूव होके आया है। पब्लिक भी इस तब्दीली को समझती है अच्छे तरीके से। मुझे लगता नहीं कि कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत आएगी। आप देख लें पूरे जो बीडीसी डीडीसी राजौरी पुंछ में हैं वो डे टू डे लाइफ में पब्लिक के साथ खड़े हैं। पुराने लीडर आपको कहीं दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जो ये एक नई लीडरशिप उभर के आई है ये पब्लिक के साथ, उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनके साथ खड़ी है। इसी की अगर बात करें तो ऑल पार्टी मीट प्रधानमंत्री के आवास पर हुई, उसमें कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स को बुलाया गया, जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके हेड्स को बुलाया गया, लेकिन वहाँ पर भी अटकलें ये लगाई जा रही थी कि बुलाने का पैमाना ये था कि जिन पार्टीज़ ने डीडीसी इलेक्शन में अच्छा परफॉर्म किया या जो पहले जो हैं जम्मू कश्मीर में कोई हेड ऑफ स्टेट रह चुका, कोई डिप्टी सीएम रह चुके हैं, उन्हें बुलाया गया। इंडिपेंडेंट्स ने, राजौरी पुंछ की ही इलाके की बात करूं तो इंडिपेंडेंट्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। बहुत सारी जगहें ऐसी थी जहां पर जो है डीसी चेयरमैन भी, अगर देखा जाए तो वो इंडिपेंडेंट्स भी उस क्राइटेरिया में खड़े थे। लेकिन राजौरी पुंछ से ना ही कोई ऐसा लीडर जो है वो उस ऑल पार्टी मीटिंग का हिस्सा था, ना ही, क्योंकि इंडिपेंडेंट्स की कोई यूनिटी नहीं है तो उनमें से भी किसी को बुलाया गया हो, राजौरी पुंछ इलाके की कोई रिप्रेजेंटेशन हो उस मीटिंग में, वो देखने को नहीं मिला। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, इसमें मैंने स्टेटमेंट भी जारी की थी कि राजौरी पुंछ को एक्सक्लूड किया गया है क्योंकि हमारी कोई जो वो रीजनल आइडेंटिटी अभी हम बना नहीं पाए हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं है। मैंने अपने जो पुंछ के जो बीडीसी डीडीसी दोस्त हैं मैंने उनसे भी बात की थी कि आप जल्द अज जल्द इस मुद्दे पे बैठ के एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाएं, क्योंकि हमारे भी मुद्दे हैं, हमारी भी परेशानियां हैं। क्योंकि जो हमारा राजौरी पुंछ का रीजन है वो बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान में एक यूनिक कल्चरल और सोशल यूनिट है, तो उसकी अलग एक पहचान है। हमारी सुनवाई होनी चाहिए और हमें बड़ा इस चीज़ का जो है अफसोस है कि अभी हमारी जो राजौरी पुंछ को इस इन टॉक्स में एक्सक्लूड किया गया है। आगे फर्दर कोई भी अगर ऐसा होगा तो हम इस पर कोशिश करेंगे कि हमारी भी सुनवाई हो। अभी डिलिमिटेशन का भी प्रोसेस चल रहा है और उसको लेकर हमारी जो बात सैयद अल्ताफ़ बुखारी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष से हुई, उनका ये कहना था कि हमें ये आश्वस्त किया गया कि जिस पार्टी के 1-2 सीट्स भी डीडीसीज की आई होंगी उन्हें भी डिलिमिटेशन का हिस्सा बनाया जाएगा, उन्हें भी कंसल्ट किया जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि जितने भी डीडीसी चेयरपर्सन्स हैं यहाँ पर या जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं उन्हें भी कंसल्ट करना चाहिए इस डिलिमिटेशन के प्रोसेस में, ताकि वो भी अपनी राय रख सकें? बिल्कुल, क्योंकि जो ये डिलिमिटेशन प्रोसेस है ये तो एक किस्म का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा। इससे गवर्नमेंट की जो इंटेंशन है वो ज़ाहिर होगी, पता लगेगा कि गवर्नमेंट आगे क्या करना चाहती है, क्या एजेंडा है। तो इसमें सबको शामिल करना चाहिए क्योंकि ये एक जुडिशल प्रोसेस है और मुझे उम्मीद है कि इसमें सबको शामिल करके ही चलेंगे वो। अगर राजौरी पुंछ इलाके की ही बात की जाए, क्या आपको लगता है कि ये भी एक कारण है कि राजौरी पुंछ को उतनी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाती? क्योंकि कश्मीर में अगर देखा जाए तो माना जाता है बनिहाल टनल से उस तरफ जो है सारे एक एज ए यूनिट कश्मीर डिवीज़न के तौर पर देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर जब जम्मू की बात की जाती है, जब तक आप जम्मू डिवीज़न ना बोलें, जम्मू आपको जम्मू सांबा कठुआ तक नज़र आता है। तो क्या आपको लगता है कि वो असिमिलेशन जो अभी तक हो जानी चाहिए थी, चाहे कल्चरल डिफरेंसेस हों, लेकिन जो एज एन आइडेंटिटी एक जम्मू डिवीज़न की आइडेंटिटी होनी चाहिए थी, क्योंकि वो आइडेंटिटी एज अ होल उभर कर सामने नहीं आती। यही रीज़न है कि डोडा किश्तवाड़ के इलाके हों या राजौरी पुंछ के इलाके हों, जब बात जम्मू की होती है तो इन इलाकों को नज़रअंदाज किया जाता है। बिल्कुल, जो ये सब रीजन है, जैसे हमारा जम्मू के जो सब रीजन हैं, जैसे डोडा किश्तवाड़ हो गया या राजौरी पुंछ हो गया, उनकी एक अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए। उनको सब डिवीज़न या डिवीज़न जो है उसका दर्जा मिलना चाहिए ताकि हमारी भी सुनवाई हो, हमारी एक अलग आइडेंटिटी हो और हमें भी पूछा जाए।
तो वो बहुत ही ज़रूरी है कि वहाँ पे जो डिवीज़न क्रिएट करने चाहिए गवर्नमेंट को। लेकिन आपको नहीं लगता कि जम्मू डिवीज़न में ही एज अ होल अगर ये एरियाज़ भी एसिमिलेट किए जाएँ तो वो भी एक तरीका हो सकता है कि इनकी भी आवाज़ सुनी जाए, या अलग होना ही एक तरीका है? मुझे लगता है अलग होना ही एक तरीका है, क्योंकि हमारे जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ हैं, कल्चरल और सोशल जो हमारे एस्पेक्ट हैं वो भी डिफरेंट हैं। तो वो हमारी तो इंडिया में भी देश भर में भी कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत है, लेकिन उसके बावजूद भी देश एक है। क्योंकि अलग अगर होगा तो हमारी सुनवाई ज़्यादा होगी, हमारी सुनवाई ज़्यादा होगी। तो क्योंकि अभी तक जो कश्मीर की लीडरशिप है उसकी सुनी जाती है, या जम्मू की है वो जम्मू की बात करते हैं, हमारी रजौरी पुंछ की या डोडा जो जो चिनाब वैली है उसकी बात कोई नहीं करता है। ना जम्मू की लीडरशिप करती है ना कश्मीर की करती है। अभी मेरे एक दोस्त हैं बीडीसी की, उन्होंने पिछले दिनों में इंटरव्यू दिया था और उन्होंने एक टर्म यूज़ की थी वहाँ पे कि पॉलिटिकल काश्तकारी। जो चिनाब वैली और पीर पंजाल रीजन है हमें सिर्फ काश्तकार बना के रखा हुआ है, क्योंकि हमारी जो सुनवाई नहीं है, कहीं भी सुनवाई नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है हमारी। तो हम चाहते हैं कि हम मिल के एक हमारी यूनिटी हो और हमारी आवाज़ भी सुनी जानी चाहिए। आखिर में जावेद साहब, जिस तरीके से केंद्र सरकार इंटरेस्ट ले रही है कि जम्मू कश्मीर में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर करना है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि मैं पंचायती राज रिप्रेजेंटेटिव से जो है मंथली मिला करूंगा। उसके बाद जो मीटिंग भी हुई नए चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता के साथ, उसमें भी डीडीसी मेंबर्स को, डीडीसी चेयरपर्सन के साथ मीटिंग हुई और बातचीत इसी पर हुई कि किस तरीके से डीडीसीज को एम्पावर किया जाए। क्या आपको लगता है कि अब फाइनली इतने सालों के बाद ये जो इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में खड़ा होना चाहिए था, इसे धीरे धीरे खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, या फिर यही है कि जब तक एमएलएज नहीं आते तब तक इन इंस्टीट्यूशंस को जीने दो, जब एमएलएज आ जाएंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाएगी, उसके बाद ये इंस्टीट्यूशंस फिर धीरे धीरे खोखले होते जाएंगे? नहीं, मुझे लगता नहीं है कि ये ऐसा होगा। ये अब बॉडी बन चुकी है, ख़त्म होना तो इसका पॉसिबल नहीं है। और इसको स्ट्रेंथन करने की गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की है। जो मैसिव फंडिंग्स भी पंचायत में हो रही है, जो पैसा पहले एमएलए के डिस्पोजल पे होता था, जिससे वो इलेक्शन कंटेस्ट करता था, अपने वर्कों को बांटता था, ग्राउंड पे कुछ लगता नहीं था, अब वो पैसा जो बिल्कुल एक प्लान तरीके से ग्राम सभा से अप्रूव होके आ रहा है, एक यूनिफॉर्म तरीके से पैसा जो पंचायत में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रेंथन होगा, आगे होगा, और गवर्नमेंट इसमें अच्छे तरीके से जो है इसको एम्पावर करने की कोशिश कर रही है। अब ये इंडिविजुअल लेवल पे हमारे पे भी डिपेंड करता है कि हम अच्छे से काम करें और इस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने साफ तौर पर सुना कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है, कुछ हद तक वो मुमकिन भी हो पा रहा है, लेकिन इसमें भी इनिशिएटिव लेने का काम जो है वो उन नुमाइंदों को करना है जिन नुमाइंदों को वोट मिले हैं, जिन नुमाइंदों को चुना गया है। जब तक वो अपनी ताकतें रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तब तक वो उन्हें एक्सरसाइज कैसे कर पाएंगे? ये सब कुछ कहना है बीडीसी चेयरपर्सन जावेद चौधरी का।